नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव जल्द, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जल्द चुनाव होते हुए नजर आने वाले हैं। चुनाव से पहले यूपी के मंत्रियों का लगातार दौरा भी देखने को मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आज राजस्थान दौरे पर हैं और ब्रजेश पाठक का छत्तीसगढ़ दौरा है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री अपनी ताकत झोंकते हुए भी चुनावों में नजर आएंगे। दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं। ऐसे में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मंत्रियों के लगातार दौरे भी देखने को मिल रहे हैं चुनाव से पहले। और केशव प्रसाद मौर्य आज राजस्थान दौरे पर है, तो वहीं ब्रजेश पाठक का कल छत्तीसगढ़ दौरा है। तो यूपी सरकार के मंत्री इन चुनावों में ताकत झोंकते हुए अपनी नजर आएंगे। और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के तमाम मंत्री इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और चुनाव से पहले यूपी के मंत्रियों का ये दौरा है। केशव प्रसाद मौर्य का आज राजस्थान दौरा है, वहीं कल ब्रजेश पाठक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबेडकर नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमिका के घर प्रेमी पहुंचा और प्रेमी ने ही प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या कर दी है। हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रेमी की भी हत्या और आक्रोशित लोगों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी है। तो प्रेमिका के माता पिता समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हंसवर थाना क्षेत्र के झंझुआ गांव की पूरी घटना। और हमारे सहयोगी कुलदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, ये डबल मर्डर की मामला है और डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। क्या कुछ मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, मामला हंसवर थाना क्षेत्र के झंझवा गांव का है। बीती रात प्रेमी गांव के ही जहीर के घर अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। प्रेमी परिजनों के जागने के बाद प्रेमिका के बाबा समेत परिवार के अन्य लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया। प्रेमिका के बाबा की दर्दनाक मौत हो गई और घटना से गुस्साए परिवारजनों ने प्रेमी को पकड़कर जमकर पीटा, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इस वारदात में प्रेमी की मौत होने के बाद 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। उन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रिफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक के साथ घटना स्थल पर आईजी प्रवीण कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, और ये घटना कब की बताई जा रही है? पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना? ये घटना बीती रात की है और पुलिस प्रशासन का अभी ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया हुआ है, ना परिवार वालों की तरफ से भी कोई बयान आया है। लेकिन पुलिस बता रही इस घटना को लेकर वो जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह इसमें जांच पड़ताल के लिए जुटी हुई है। जी ठीक है कुलदीप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमिका के माता पिता समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरी घटना में, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अंबेडकर नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई और प्रेमिका के घर पर प्रेमी पहुंचा हुआ था और प्रेमी ने प्रेमिका के दादा की पहले निर्मम हत्या की और उसके बाद हमले में 3 लोग घायल हुए और प्रेमी की भी पीट कर हत्या कर दी गई। तो आक्रोशित लोगों द्वारा प्रेमी की पीट कर हत्या की गई थी और प्रेमिका के माता पिता समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिलाओं से जुड़ा ऐतिहासिक बिल पेश किया गया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद सदन में महिलाओं की 33% अनिवार्यता हो जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर लगातार मंत्री नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि क्यों 2029 का इंतजार करा रही है, सेंसस की बात कर रही है। जो
2010 में आरक्षण का विधेयक पार हो चुका था, जिसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने किया था, उसी को क्यों नहीं आप लागू कर देते हैं ताकि तुरंत विधानसभा और देश में महिलाओं का आरक्षण हो जाए। हम महिला आरक्षण बिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो जुमलेबाजी न करे। 2029 क्यों, कल से क्यों नहीं? नए भारत की नींव यानी महिला आरक्षण 2010 में ऑलरेडी स्मृति ईरानी जी पास हो चुका था राज्यसभा से, पढ़ लिख करके आया कीजिए। ये चौथी पास वाली बात उचित नहीं है किसी भी सूरत में, जैसी केजरीवाल जी ने कहानी सुनाई थी। आप लोग सिर्फ थेथरई करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बात बहादुरी करते हैं। काम करके दिखाइए, लोकसभा से इसे पारित कीजिए और तुरंत इसको लागू करने की बात कीजिए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म पर जो उमा भारती जी ने कहा है वो एक परिपक्व सोच की बात है। हम उमा भारती जी से तमाम मुद्दों पर विभेद में रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सनातन धर्म राजनीति का विषय नहीं है, हमारी समाज नीति का, हमारी धर्म नीति का विषय है। इस पर किसी भी तरीके की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, या अन्य नेता उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। धर्म राजनीति का विषय हो भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा धर्म को वोट का विषय बनाती है। डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अभी पैनिक होने जैसे हालात नहीं है और प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और इसका इलाज निःशुल्क है। सभी सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डेंगू से निपटने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जल शक्ति और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद सागर बांध का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के सुबह सुबह औचक निरीक्षण करने से अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने बांध की स्थिति देख खुशी भी जाहिर की है। साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रेलवे और किसानों की फसलों को भरपूर पानी दिए जाने की भी बात कही है। तो बांध की स्थिति देखने के बाद खुशी भी उन्होंने जाहिर की और मंत्री ने बांध का जैसे ही औचक निरीक्षण किया, उनके औचक निरीक्षण की बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। और फिलहाल ललितपुर पहुंचे हुए थे मंत्री जी और उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया और बांध की स्थिति देख उन्होंने खुशी भी जाहिर की। कृषि एवं शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा के दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री मेडिकल कॉलेज में अन्नोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक और छात्र अन्नोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम में फसलों की बेहतरी को लेकर भी चर्चा की गई। जब मैं बोलता हूं कि चुनौतियां इतनी सारी हैं तो हल भी नो डाउट हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि चुनौतियां इतनी सारी हैं तो हल भी नो डाउट हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो फसलों की बेहतरी को लेकर इस पर चर्चा हुई है और मेडिकल कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि अन्नोत्सव कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने फसलों की बेहतरी पर भी चर्चा की और शिक्षा मंत्री का ये बांदा दौरा था, जिस दौरान मेडिकल कॉलेज के अन्नोत्सव कार्यक्रम में मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए और इस कार्यक्रम में फसलों की बेहतरी पर चर्चा की गई। जब मैं बोलता हूं कि चुनौतियां इतनी सारी हैं तो हल भी नो डाउट हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि चुनौतियां इतनी सारी हैं तो हल भी। तो आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री का ये बांदा दौरा है और इस दौरान मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए थे, जहां पर अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मिलेट्स को लेकर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ फसलों की बेहतरी किस तरह से की जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। तो शिक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे सूर्य प्रताप शाही बांदा और आपको बताना चाहेंगे कि फसलों की बेहतरी पर चर्चा करने के लिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मेडिकल कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आया और कार्यक्रम में तमाम अधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए, जिन्होंने फसलों की बेहतरी पर चर्चा की और
जब मैं बोलता हूँ मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने की बात कही। हल भी नो डाउट हम सब बलदेव सिंह औलख जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे हुए थे। फसलों की बेहतरी पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही साथ किस तरह से मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा सकता है प्रदेश में इसको लेकर भी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हल भी नो डाउट हम सब लोग यहाँ पे और सीधा रुख करते हैं लोकसभा का, जहां सदन में कार्यवाही जारी है। प्रोसेस में और हमारे इन इंस्टीट्यूशंस में हमारी महिलाओं को लाना बेहद जरूरी है और उस दृष्टि से ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, ये बिल नया नहीं है, ये बिल पुराना है, इसका इतिहास 27 वर्ष लंबा है। हमने देखा कि 1996 में सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा जी की सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने प्रयास किए, तमाम पार्टीज ने, सरकारों ने। 97, 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया, 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई। सभी सरकारों ने विफलता का ही सामना किया। उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे। मैंने विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना, उसमें कई विषय सामने आए, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय था इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं और इसलिए उनके लिए ज्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी अभी आया है? हालांकि ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अपने आवरण बार बार बदल नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। मैंने एक और बात देखी है अध्यक्ष जी कि हमारे कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाव है 2024 का, 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे, तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रति वादा पूरा नहीं करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं है। 2001 में हमारी सेंसस हुई, उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाई है, बीच में कोविड की भी बाधाएं रही।
तो हमारे पास जो जनगणना के आंकड़े हैं वो बेहद पुराने हैं और उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, हम एडिशनल सीट्स जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए सेंसस एक्सरसाइज के साथ डिलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले। और जो आज हम परेशान हैं कि महज लोकसभा में 14% की हमारी महिलाओं की भागीदारी है, वो बड़े हमारे राज्यों के सदन में भी बढ़े। तो ये चिंता जो आपकी है, ये जो बार बार चुनाव को लेकर, मैं यही आग्रह करूंगी कि मैं देख रही हूं कि एक जो सेंस ऑफ द हाउस है कि सभी लोगों का एक मूड भी है कि यह बिल पारित हो, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये बिल स्वागत योग्य है, इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती है, सरकार उनका ध्यान भी रखेगी। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।